फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लोगों को ऐसा लगता है कि ये एसएसबी गया है और डायरेक्टली रिकमेंड हुआ है, तो इनको ये सर इनको समझता नहीं कि कितना उसके पीछे हार्डवर्क था। तो मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी तो मैं सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में लगाया था। वो एक एसएसबी, वो एक रिटर्न के लिए मैंने 99 बार वो एक मेरे दिमाग में उसे प्रिपेयर किया था, वो रिटर्न, चाहे वो रिटर्न हो या एसएसबी। जय हिंद कैडेट्स। तो मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। ये वो लाइन है जो ब्रूस ली ने बोली थी और मुझे बहुत दिल तक छुई है। और इस वीडियो में मैं आज उसी कोट को प्रूव करने वाला हूं आपके साथ, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं अपने साथ राहुल को, जो डबल रिकमेंडेशन के साथ आज हमारे बीच में है। तो स्वागत है राहुल, एंड बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। अब आपको बताऊं कि भाई इस वीडियो में आपको होने क्या वाला है। इस वीडियो में राहुल आज अपनी कहानी सुनाने वाला, और ट्रस्ट मी, ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो कभी ना कभी डिमोटिवेट होता है। ये हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो अपने गोल के प्रति पैशनेट है। ये हर एक उस एनडीए एस्पिरेंट के लिए है जिसके लिए जीतना एक जिद है। पर अगर पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा उनके साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो राहुल, प्लीज आप बताएं बच्चों को अपने बारे में। Hello everyone, my name is Rahul Ankam and I am from Pune, Maharashtra. Today I am here with MJS family. So I got recommended for NDA 148 from 12 SSB Bangalore, which is a naval board. Also got recommended for TS 47 from 14 SSB Allahabad. So today I am here with double recommendation. Oh wow, congratulations. तो भाई देखो ऐसा है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और राहुल यार मज़ा आ गया मिठाई खा के, है ना। बहुत बढ़िया मिठाई थी जो भी मैं खाया हूँ। तो सबसे अच्छी बात आप लोग के बीच में मैं लाया हूँ। सबसे पहले मैं आज अपनी एक खुशी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। ये बच्चा पुणे से है, पुणे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मोहब्बत है पहले से रही है। तो वहाँ से ऑल द वे, आपको पता है रिकमेंडेशन के बाद बहुत कम समय होता है, ज्वाइन लेटर भी आ चुका है गेस, अब तक आने वाला है, बस आने वाला है। तो उस पीरियड में अगर आपके लिए आपका शिष्य इतनी दूर आ सकता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू। एक बार और हाथ मिलाते हैं इसी बात पे। हाँ, तो कैडेट्स अब शुरू करते हैं आज राहुल की कहानी, राहुल की जुबानी। मैं जानता हूं इस वीडियो में आप मुझे कम और सर को, अपने राहुल भैया को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो राहुल शुरू करते हैं। सबसे पहले यार ये बताओ कि एनडीए का ये सपना पहली बार कैसे देखा, कब देखा, क्या हुआ, कोई मोटिवेशन, ये क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें इंस्पायर किया एनडीए के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसी एक बार फॉर्म, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि एनडीए का फॉर्म भरो, तो मैंने फॉर्म फिल किया। फिर जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उस टाइम कोरोना भी चालू था, तो मैंने ऐसी घर पे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसी वेगली फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो एट द टाइम आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर। सो बट मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा एनडीए की तरफ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर मोटिवेशन आने लग गया कि एनडीए ज्वाइन करना ही चाहिए। तो मैंने फोकसली सेकंड अटैम्प्ट देना शुरू कर दिया। उस टाइम बहुत हार्ड वर्क किया, पर आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इन द सेकंड अटैम्प्ट ऑल्सो। सो थर्ड अटैम्प्ट में इधर मयंक सर के पास आया। मयंक सर की टीचिंग्स वगैरह से, मेरे हार्ड वर्क से उस टाइम पे और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से थर्ड अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर पाया रिटर्न एग्जाम। वाओ, मतलब ये तुम्हारा तीसरा अटैम्प्ट था। यस सर। तो भाई ऐसा भी आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले अटैम्प्ट में फेल हो गए होंगे या अभी जो एग्जाम रिजल्ट है उसमें फेल हो गए होंगे। तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। देखो, मेहनत करनी है, अपने हाथ में मेहनत है, वो करनी है। सही दिशा होनी बहुत जरूरी है, तब जाके एक स्टोरी बनती है, एक इतिहास बनता है, एक सक्सेस स्टोरी बनती है। थी आपकी एनडीए मोटिवेशन कि आपको दोस्त ने बताया और चीज़ें जानकारी हुई। तो भाई चलो, आपके 2 अटेम्प्ट आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। तीसरे अटेम्प्ट में फिर क्या आपने रिटर्न की क्या स्ट्रेटजी थी? आप जैसे एमजेएस आए तो क्या क्या हुआ, प्लीज़ बताएं। सो मेरी रिटर्न की स्ट्रैटेजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब इधर एमजेएस में आया तो मेरे 2 अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, तो एमजेएस आया। जब मैं फर्स्ट डे इधर क्लास में था तो पूरे 300 बच्चों में फर्स्ट ऑफ ऑल मयंक सर ने मुझे खड़ा किया और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे पे उन्होंने ये बताया कि तुम रेकमेंड होने वाले हो, किसी मतलब तुम रिटर्न क्रैक करने वाले हो और ज़रूर ये स्टेज पे आके रिकमेंडेशन का स्पीच भी दोगे। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि सर ने मुझ में क्या देखा। तो वो बहुत ही एक बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मेरे को लगा कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी करके दिखा सकता हूँ। इधर मैं जब आया फिर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स का गाइडेंस मिला। टीचर्स ने जैसे बताया था कि स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ,
उस हिसाब से मैंने फॉलो किया। जैसे मैथ्स में मयंक सर ने मुझे बताया था कि सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो मैं वही फॉलो किया और उसी तरीके से मैं हर टाइम फॉलो करते गया, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए। मयंक सर ने जो भी हमें क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो सॉल्व किए। टॉकिंग अबाउट गैट नाउ, सो हियर गैट के लिए तो बहुत फैकल्टी है, जैसे कि अश्विनी सर, वरुण सर, कामायनी मैम, तो इनका गाइडेंस भी बहुत मेरे लिए एक बहुत गेम चेंजर हाँ, एक बहुत गेम चेंजर। देखो भाई ऐसा है, इस वीडियो में मैं बता दूं, आज मेरे बगल ये बैठे हैं तो थोड़ा सा नर्वस हैं, तो आप उस पर मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद, रिकमेंडेशन के बाद ये कुर्सी मिलती है, तो थोड़ा सा नर्वस है। हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। सो बहुत गेम चेंजर था, मतलब हर एक टीचर का गाइडेंस। कामायनी मैम ने तो हमें पूरे इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंस ही दिला दिया था। जो भी उनका गाइडेंस था वो एक मुझे एक पाथ में लेके गया इंग्लिश के बारे में। मेरे को बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल टफ लगता था इंग्लिश, पर मैम का गाइडेंस बहुत सही था। बाकी के जो टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, मतलब उन्होंने जो भी बताया था PYQs के बारे में या क्वेश्चंस जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले थे, तो मैं सब उनको फॉलो किया था। अच्छा, तो रिटर्न का पार्ट आपने इस तरह किया। अच्छा, रिटर्न में एक चीज़ मुझे जाननी है कि एनालिसिस की इंपॉर्टेंस तुम्हें कैसे लगती है, कि जो जैसे पेपर एनालिसिस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जैसे बच्चा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बुक्स ब्लाइंडली पूरी पढ़ते हैं, है ना, तो किसी कंपटीशन में जैसे NDA के एग्जाम है, तुम्हारा हिसाब से कैसे करना चाहिए एक स्टूडेंट को एनालिसिस? सर एनालिसिस ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रिटर्न क्रैक करना है तो एनालिसिस के बगैर आप क्रैक ही नहीं कर सकते। आपको एनालिसिस और प्लान रहना चाहिए। आप प्रीवियस थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे लोग। जैसे मैथ्स की एग्जाम्पल दो थोड़ा सा, तब समझ पाओगे तुम लोग। देखो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, सुन लो। सो मैथ्स का एनालिसिस करो कि प्रीवियस ईयर हर एक साल में कौन से क्वेश्चन आ रहे, किधर से आ रहे। हर एक टॉपिक को आपको कवर तो ज़रूर करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक कवर करोगे तभी आपका पूरा मैथ्स का पेपर क्लियर हो पाएगा। मतलब टच करो हर एक टॉपिक को, देखो कि हर एक टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे। ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो आपके हिसाब से, और टीचर्स भी आपको इधर बताई गई। जैसे मेरे को मयंक सर ने बताया था कि हर एक चैप्टर में से किधर से क्वेश्चंस आ रहे, वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चंस में थोड़ा वेरिएशन लाओ और ज़रूर आप मैथ्स में एक्सेल कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं सब तुमने देखा यार, पेपर में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एनालिसिस कितनी तगड़ी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास उतना नहीं होता है, और सब 9 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। भाई हम लोग IIT वाले तो है नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया हो गया। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर मैथ्स, ओ भाई साहब, तो इतने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो अगर आपकी एनालिसिस होती है तो आप एक फिल्टर लगा पाते हो कि भाई इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। तो आपने ये चीज़ किया, ठीक है। तो रिटन पार्ट का वी आर डन विद रिटन पार्ट। अब आता है असली भाई, ये दो बार रिकमेंड हुआ यहाँ, मतलब ऐसे एक बार रिकमेंड नहीं हो पाता है, और मुश्किल रिकमेंडेशन रेट आप भी जानते हैं बहुत कम है। यहीं पर 2 बार रिकमेंड हुए, एक बार NDA की एंट्री से रिकमेंड हुए, एक बार आप TS की एंट्री से रिकमेंड हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक तुम्हें एक समझ में आ गया कि किस तरह का सिस्टम चलता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, तुम बताओ इन लोग को कि SSB आप कहाँ रिपोर्ट किए थे, कितने रिपोर्ट, स्क्रीनिंग, कितने सब कुछ, पहले में दूसरे में? सो मेरा फर्स्ट SSB था NDA 148 के लिए। वो SSB था 12 SSB बैंगलोर, जो SSB बैंगलोर सेंटर था। उधर रिपोर्टिंग था 66 कैंडिडेट्स का। तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग था, तो स्क्रीनिंग में 32 स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग हुए थे। फिर बाद में उनमें से 6 जन रिकमेंड हुए थे। ओके। और दूसरे वाले में ये TS का एंट्री था, TS 47। आपको मालूम है TS 280 रिपोर्टिंग था सर इस बार। 280 की रिपोर्टिंग थी, तो स्क्रीनिंग रेट भी बहुत कम था, ओनली 22 स्क्रीनिंग हुए थे। और वो 22 में से भी एट लास्ट कॉन्फ्रेंस के बाद 2 रिकमेंड हो गए थे। 2 रिकमेंड, ओहो, जैसे मैं एक था। एक अलग ही फीलिंग आती है ना। तो अब आप ही समझ रहे हो कि मतलब इतना फिल्टर लगा। TES में मैं बता आप सबको बताऊं, NCC और TES एंट्री कैसी है। आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई हर्ट नहीं करना चाहता, बट इसे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा खैरात की एंट्री, बिकॉज बिना रिटर्न दिए आते हो। और उसी तरह से वहाँ फिल्टर होता है। स्क्रीनिंग का फिल्टर बहुत तगड़ा है, मतलब आप देखियो NDA का फिल्टर और TES का फिल्टर, भाई TES में ऐसे छाट देते हैं ऐसे, है ना। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फ्रेशर है वो अपनी पहली SSB NDA से जाइए, अगर आपके पास ऑप्शन है, rather than TES। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज वहां से आउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू NDA। और रीज़न भी है, आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हो। अब आते हैं भाई, देखो तुमने दोनों बार SSB दिया, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तुम ये बताओ स्क्रीनिंग का, पहले में तुम्हारे साथ क्या रहा, दूसरे में क्या रहा, और क्या तुम्हें समझा कि भाई स्क्रीनिंग को, अगर किसी को स्क्रीनिंग क्वालिफाई करनी, जो बच्चा यहाँ वीडियो देख रहा है, SSB बहुत लोग की भी आने वाली है, तो स्क्रीनिंग में क्या चीज़ माइंडसेट लेके जाना चाहिए उस बच्चे को, आप गाइड करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको SSB के लिए बहुत रिगरस प्रिपरेशन करना होता है। आप प्रिपरेशन करोगे तब भी क्रैक करोगे। तो मैंने पूरा एक 3 मंथ्स डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया था। वो एक SSB के लिए मैंने 99 SSBs मेरे घर पे दिया होगा।
तो मैंने बहुत, क्योंकि मेरा फ्रेशर अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट है एसएसबी का। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रैक्टिस होना चाहिए स्टोरी राइटिंग्स OIR का, फिर बाद में जो ग्रुप डिस्कशन है उनमें आपका कमांड, ग्रुप डिस्कशन में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएसबी में 4 ग्रुप डिस्कशन है सर। तो उनमें कमांड होना, आपको ग्रुप में बहुत अच्छे से बोलते आने चाहिए, इंग्लिश भी आपके ऊपर होल्ड होना चाहिए अच्छी तरीके से, आपको इन्फ्लुएंस करते आना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो सारा ग्रुप सुने, ऐसा कुछ तो बोलो, ऐसा कुछ तो पॉइंट्स रखो। यही मैंने बहुत फॉलो किया रिगरसली, और कॉन्फिडेंट था मैं ग्रुप में, ऐसे शांत नहीं बैठता था मैं सब ये बिल्ड किया। मैं स्टार्टिंग में तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप जब स्टूडेंट थे 10th 11th 12th में, तो आप मतलब टॉप और स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे थे, बैक बेंचर थे या एवरेज स्टूडेंट थे, कैसे थे आप? सर मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था सर। अच्छा, मेरे को 10th में भी बहुत मतलब एक एवरेज परसेंटेज, और 12th में भी बहुत एवरेज। सुन लो ध्यान से, तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे नीचा दिखाने वाले कि तुम तो यार अभी ऐसे हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा होता नहीं? सोसाइटी में बहुत लोग मिलते हैं, है ना, तो वो आप बोलो बेटा, तभी वो समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फीरियर, अपने खुद को इन्फीरियर समझना ये बहुत गलत चीज़ है। आप लिमिटलेस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपने कुछ ठाना है तो आप ज़रूर करके दिखाओगे। तो मैंने भी ठाना था कि मैं NDA क्रैक करूँगा। मेरा जब रिटर्न क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैं क्यों छोड़ूँ, मेरे पास जो भी वीकनेसेस है मैं उसको स्ट्रेंथ में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, तो ये सब मैं स्ट्रेंथ में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ, इनमें कैसे वर्क करूँ। तो ये सब वर्क करके मैंने जो कुछ आज, मतलब ये है कि तो एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है दिमाग में, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो भी SSB जाने वाले हैं, तो उनको 2 क्वेश्चन है मेरा। एक, SSB कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और क्या तुम गाइड करना चाहोगे? तुम पहली बार गए SSB और रिकमेंड हो गए, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, प्लीज़ बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लोगों को ऐसा लगता है कि ये SSB गया है और डायरेक्टली रिकमेंड हुआ है, तो इनको ये सर इनको समझता नहीं कि कितना उसके पीछे हार्डवर्क था। तो मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी तो मैं सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में लगाया था। वो एक SSB, वो एक रिटर्न के लिए मैंने 99 बार वो एक मेरे दिमाग में उसे प्रिपेयर किया था, वो रिटर्न, चाहे वो रिटर्न हो या SSB। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पूरा आइडिया समझता है कि आप कैसे उधर परफॉर्म करने वाले हो। तो मैंने ये सारे फॉलो किए थे, और इसी के रीज़न की वजह से मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया उधर। मैंने ये सोचा होता कि SSB मेरे लिए टफ़ है तो वो टफ़ ही हुआ रहता सर। तो मैंने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइंडसेट चेंज किया। मैं मतलब एक चीज़ यहाँ पे जितने लोग व्यूअर देख रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से कन्वे करना चाहता हूँ कि कितनी बढ़िया बात बोली है, और ये हर एक स्टूडेंट को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसने एक चीज़ कही कि सर मैंने 100 बार एग्जाम दिमाग में दिया है, तो मतलब आप समझ रहे हो रिहर्सल कितनी तगड़ी की है। हर बार कुछ ने एग्जाम दिया, इसको लगा यार ये चीज़ कमज़ोर है, इस पर काम कर ले, ये चीज़ कमज़ोर है, इस पर काम कर ले। और जब आप कहते नहीं, अगर आपने अपनी कमियां दूर कर ली तो फिर आपको कौन ही रोक पाएगा फिर। मतलब जब हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स यार। मतलब देखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ बेटा, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो पर दिशा गलत है तो नहीं हो पाएगा, पर अगर इस कदर आपने मेहनत करी है तो आप डिजर्व करते हो 2 बार लगातार रिकमेंड होना। सो अच्छा, अभी SSB में अंदर आते हैं, तो स्क्रीनिंग का हो गया। इंटरव्यू पार्ट, 2 बार आप इंटरव्यू दिए हो, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, कैसा गया, और इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को, प्लीज़ बताओ। ओके सर। सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू NDA 148 का इंटरव्यू था। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, पूरे बोर्ड का फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था। तो मैं कॉन्फिडेंटली, और जो भी मेरे पास जो भी सीख के आया था घर पे, जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से मैं उधर बॉडी लैंग्वेज मेरा अच्छा था, वॉइस अच्छा था, मैं जो भी बोल रहा था टू द पॉइंट आंसर दे रहा था। भले ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते नहीं, एग्जैक्टली आते नहीं सर, बहुत सारे क्वेश्चन की उधर प्रेशर। अच्छा, मतलब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं नॉलेज के बारे में, तो तुम SSB इंटरव्यू में क्या बोलोगे, तुमने जो एक्सपीरियंस क्या किया? सर नॉलेज सही है सर, नॉलेज होना बहुत सही बात है, पर मैं इतना एम्फोसाइज भी नहीं करूँगा नॉलेज पे। आपको आपके क्वालिटीज़ बताना है, वो क्वालिटीज़ पे सिलेक्शन करने वाले, वो आपको 10th में 90% मिले या 100% मिले, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ नॉलेज, ये सारे क्वालिटीज़ से लेना देना है। तो आप आपके क्वालिटीज़ अच्छे से बताओ, आप उधर काम रहो, कूल रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं आए थे, तो मैं उधर काम था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था कुछ जगहों पे मैं उधर कामली आंसर दे रहा था, तो वो बहुत नेसेसरी है। मतलब एक जो मिथ लोग फैला देते हैं कि आप अगर इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मतलब गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं सर, एक्सेप्ट कर सकते हो ना आप कि सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, है ना, ये हो सकता है। यस सर। तो यहाँ पे एक राहुल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके फाइन, बट कुछ लोग सोचते हैं कि ओनली नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, वो गलत है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ओके, ओनली नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, आप काम है, आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साथ में नॉलेज बहुत अच्छी लगती है, बट सिर्फ नॉलेज अच्छी नहीं लगती है। अगर उनको ऐसा करना तो फिर ब्रिलियंट माइंड IITs को ही उठाते हैं और फिर बाकी किसी को नहीं उठाते। अच्छा, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? सिविलियन बैकग्राउंड है या डिफेंस का आपको कोई रहा है?
सर आई एम प्योरली फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड। मेरे घर में दूर दूर तक कोई डिफेंस में है ही नहीं, मैं फर्स्ट वन जो जाने वाला। क्या बात है, अब यहाँ से शुरू होगी एकदम आपकी घर की एकदम अलग चीज़ें होंगी। Yes, तो आप बहुत लोग को मोटिवेट करेंगे। अभी यहाँ पे ना ये चीज़ जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिविलियन बैकग्राउंड से, तो तुम लोग में से जो लोग फालतू बातें खबर फैलाते हो ना कि डिफेंस वालों का होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वालों का होता है, सैनिक स्कूल वालों का होता है, ऐसा नहीं है भाई, किसी का भी होता है जो एफर्ट्स करता है। ठीक है, अच्छा अब GTO पे आते हैं। तो GTO के लिए 2-3 क्वेश्चन मेरे हैं, बहुत क्यूरियस है, बहुत सारे टास्क होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहली SSB दूसरी SSB तुम्हारे टास्क में कैसा रहा, तुम्हारा ग्रुप कैसा था, ग्रुप में क्या क्या चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी और क्या चीज़ तुम इन सब को रिकमेंड करना चाहोगे? मेरा GTO का एक्सपीरियंस थोड़ा स्पेशल है, मतलब इसके अंदर बहुत बोलने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि मेरे 2 SSB में मेरे 2 ग्रुप बहुत सपोर्टिव थे, मतलब मैं उसके अंदर बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहा था कि ये मेरे प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस की थी, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह की, जो भी ग्राउंड टास्क है उसके अंदर प्रैक्टिस की थी, और मैंने उसी हिसाब से मैं उधर गो फॉरवर्ड किया और मैंने जो भी टास्क है उन्हें अच्छे से परफॉर्म किया, जितना चाहे उतना। और मैं ग्रुप मेंबर बनने की कोशिश किया, जिधर भी मेरे को इनिशिएटिव लेने का मौका मिला मैंने उधर इनिशिएटिव लिया, मैंने कॉन्फिडेंटली सबको नरेट किया और ग्रुप को साथ लेके चल रहा था। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैंने GTO में अच्छा परफॉर्मेंस था दो बार भी। तो ग्रुप को साथ लेने में मतलब ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया था कि तुम लीडर हो, ऐसा कुछ क्या? यस सर, एग्जैक्टली। तो देखो इसमें क्या है ना कि इसने कुछ बोला नहीं, पर ग्रुप में आप अलग दिख जाते हो। यू नीड नॉट टू शो कि मैं लीडर हूँ, बोलना नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे हो और आप में वो स्किल्स हैं जो बाकी ग्रुप में इन्फ्लुएंस डालती हैं, तो आप अलग दिखोगे। ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। अच्छा, अभी एक चीज़ अभी और आता है स्टैमिना पे। तो मतलब स्टैमिना के बारे में तुम अपने पहले बताओ कि क्या है, कि कितनी फिजिक है, तो कितने स्टैमिना, तो स्ट्रेंथ कैसी है, तुमने उस पर काम किया क्या नहीं किया, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, और तुम अब क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? सर मैं फिजिकली बहुत एक्टिव था, हर एक ग्राउंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। PGT वगैरह में भी मैं सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म किया। मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी, मेरे फर्स्ट SSB में मैंने 10 ऑब्स्टेकल कंप्लीट किए थे, और सेकंड SSB जो TS वाला था उसके अंदर भी मैंने 13 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट किए थे। तो बहुत बढ़िया था। मैंने CT भी, कमांड टास्क भी मेरा बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था मेरा दोनों टाइम में भी, बहुत सारे। अच्छा, मतलब इसमें एजाइल ऑन फिट, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है BMI है वो बहुत बढ़िया है। यस सर। तो यहाँ पे एजाइल ऑन फिट होना मतलब एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। तो जो भी बच्चे हैं जो SSB तैयारी कर रहे हैं, ND तैयारी कर, तो उनको कुछ तुम इस पर बोलना चाहोगे कि भैया खेला कूदा भी कर? हाँ ज़रूर, आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव दिखोगे तो आपको ग्रुप भी आपको हर टाइम नहीं का चांस देगी कि तू जा, तू इनिशिएटिव ले ले। आप एक्टिव ही नहीं है तो मुश्किल होगा, मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा राहुल, देखो यार, इस जर्नी में ठीक है MGS है, पापा मम्मी हैं, साथ में अपार्ट फ्रॉम ये 2 लोगों कोई ऐसा जिससे तुम बहुत इन्फ्लुएंस हुए लाइफ में अपने, तो प्लीज़ बताओ। मैं पेरेंट्स से तो बहुत ज़रूर, मतलब पेरेंट्स मेरे टीचर्स है तो मेरे बहुत इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है ही मेरे लाइफ में। तो मैं स्पेशल एक फ्रेंड था मेरा, मतलब वो फ्रेंड को मैं जब मैं उसको देखा वो इतना हार्ड वर्क करता था तो मैं उससे बहुत कुछ सीखा। हार्ड वर्क क्या चीज़ है उसके पास से सीखा। आज वो फ्रेंड मेरे लाइफ में नहीं हुआ रहता तो मैं आज इधर ज़रूर नहीं रहता। मतलब मेरे रिटर्न के भी फ्रेंड्स या SSB वाले भी फ्रेंड्स, मतलब इनके वजह से आज मैं इधर हूँ, तो मैं ज़रूर उनको और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में कि हर एक फ्रेंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यार, पेरेंट्स तो आपको मिलते हैं, वो आप उसमें आप अर्न नहीं करते या बाहर से नहीं, टीचर्स भी ठीक है, बट दोस्त है ना बहुत काम आता है। इनकी दोस्तें, कुछ लोग को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो यहाँ वाले हैं, और जो अभिजीत माने हैं, अपना सिद्धार्थ, सबको अच्छे से, अमेय है इवन, और तो इनकी तो पूरे ग्रुप को मैं जानता हूँ अच्छे से यहाँ वाले। और तो यार तुम्हारे भी लाइफ में से बहुत दोस्त होंगे जो तुम्हारे एक अलग बॉन्ड शेयर करते हो। मैं चाहूँगा कि इस कमेंट्स में तुम अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर बताओ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। कमीने होंगे वो अलग बात है, वो तो एक क्वालिटी है। दोस्त मतलब सिनोनिम्स है ना कमीना, तो वो कोई इशू नहीं है, पर कैसे हैं तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं या अकेले पड़े हुए हो। भाई अगर दोस्त नहीं है तो मैं तुम्हें मानूंगा नहीं कि तुम कुछ भी हो, है ना। दोस्त ज़रूरी होता है, और हर एक की लाइफ में ऐसा अगर आपके नहीं है तो प्लीज़ क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, और तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, तुम अकेले पड़े हुए हो, तो वो चीज़ नहीं चलती है। अच्छा, नॉवेल्स रोज पढ़ने का शौक रखते थे? हाँ सर, मैं कुछ अपना हॉबीज़ नॉवेल्स बताओ यार बच्चों को। मेरे हॉबीज़ भी बहुत मतलब अलग थे, जैसे कि मैं फोटोग्राफी करता था बहुत, और बुक्स भी बहुत पढ़ा करता था। जब मेरा पता चलने लगा कि मुझे बुक्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा वीक था, तो मैंने बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया, जिधर से मैंने बहुत कुछ सीखा सर।
बुक्स से बहुत नॉलेज है सर, मैंने उधर से एनालिसिस वगैरह बहुत कुछ सीखा, तो बुक्स भी मेरे लाइफ में बहुत अच्छे हैं। सबसे फेवरेट बुक कौन सी लगी थी पढ़ने में नॉवल? सर मेरे लिए सबसे फेवरेट बुक और फर्स्ट बुक थी मेरी वो एटॉमिक हैबिट्स सर। एटॉमिक हैबिट्स, ओह उनकी जेम्स क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बुक है। तो एटॉमिक हैबिट्स मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको आप लियो और पढ़ो, बहुत प्यारी बुक है। नॉवेल्स तो एनी टाइम यार, मतलब मैं भी बहुत शौक रखता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है, और मैं आप सबसे कहूँगा नॉवल पढ़ो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करो, और ये मत समझना कि ख़त्म करना है, पढ़ना है, 2 पेज पढ़ लो, 4 पेज पढ़ लो। यार 200 रुपये का तुम बाहर जाके बर्गर पिज़्ज़ा खाओगे, एक बार सुबह एक्सक्रीटम निकल जाता है, ठीक है, बट अगर एक नॉवल में आप 4 पन्ने पढ़ते हो ना और 2 अच्छी बातें सीख लेते हो ना, वो लाइफ टाइम चलने वाली है। तो थिंक अबाउट इट, सोचिएगा। स्पोर्ट्स कौन से खेलते थे? अच्छा, फोटोग्राफी से याद है, इस बार कार्तिक रिकमेंड हुआ है, वो भी फोटोग्राफी शौक, इस बार फोटोग्राफर का दिन है भाई, फोटोग्राफी तुम भी सीख लो, जस्ट किडिंग। तो फोटोग्राफी तुम्हें बहुत शौक था? हाँ सर। अच्छा, स्पोर्ट्स में और कोई? मैं इतना स्पोर्ट्स में नहीं था सर, मतलब मेरे को कभी ऐसे स्पोर्ट्स में कभी चांस भी मिला नहीं, और मैं था भी नहीं ज़्यादा स्पोर्ट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा, नॉवल भी तुमने अगर सही से सोचो, तुमने शुरू की अपनी वीकनेस देखते हुए कि मैं नॉवेल्स इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा आती है, मैं नॉवेल्स, मुझे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक करनी है, इंग्लिश पे अपने और काम करना है, नॉलेज बढ़ानी है, इसलिए तुमने नॉवल शुरू करी। तो आप समझ रहे हो कि एक देखिए, अगर राहुल अनकम के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगा तो एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलूँगा कि ये वो बच्चा है जिसने अपनी कमियाँ हमेशा एक्सेप्ट करी हैं, बोली हैं। बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कमी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये मेरे कमी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसने हमेशा अपनी कमी रिटर्न पार्ट में देखा है, मैंने एसएसबी में भी, और इनके कुछ दोस्तों से सुना भी है कि ये डेडिकेशन कि मुझे तो करना है, ये कमी है यार, कैसे इंप्रूव करें। इसने अपनी कम्युनिकेशन की बात अपने सारे दोस्तों से बताई थी, क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्तों ने मुझे बताया था ये चीज़ कि सर वो कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी। आप समझ रहे हो, इसने अपनी छोटी छोटी कमियों को कैसे एनालिसिस किया। आप में से बहुत लोग एनालिसिस कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आप सोचते नहीं हो, आप सीधे सोचते हो एग्जाम में। अच्छा, जब आप छोटे बच्चे होते हैं हम लोग ना स्कूल में, तो रिहर्सल होती है ना, कोई अगर इवेंट है उसमें रिहर्सल होती है, क्यों होती है? जिससे गलती वहाँ ना हो, वही चीज़। अच्छा हाँ, अभी एक रिहर्सल से आता है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है रिटन एग्जाम में, आप प्लीज़ बताएं इनको। सर मॉक टेस्ट मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्फिडेंस, एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाना हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं इधर जब एमजेएस में था तो मेरे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हो गए थे इधर, मैंने घर पे भी मेरे बहुत PIQs लगा के मॉक टेस्ट लगा के मैंने सॉल्व किया था, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले तो उस दिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि इस तरीके का ही पेपर आने वाला है, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है, यही पेपर होने वाला है। तो मॉक टेस्ट सर बहुत अच्छा। देखो, जैसे हम लोग के एमजीएस की फिलॉसफी है कि बच्चा खुद भी कर सकता है। मतलब इस वीडियो पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेटा आप अगर मेरे यूट्यूब स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे ऐप स्टूडेंट हो, मेरे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप खुद मेहनत करोगे। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चा घर में बैठा है, जिसके पास सुविधाओं का थोड़ा सा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे उसको, जिसको सोसाइटी कहती है ना यार तो एवरेज है, थोड़ा ठीक ठाक है पढ़ने में, तो उसको तुम क्या बोलना चाहोगे? मैंने हर वक्त यही चीज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं इन्फीरियर मत समझो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो ऑर्डिनरी आपका फ्रेंड कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो ना। तो यही चीज़ समझने चाहिए आपको, आपके पोटेंशियल हिट करने हैं। आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो, पोटेंशियल हिट करो, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखो, वीकनेसेस हो तो उसको स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करो। मेरे में वैसे बहुत सारे वीकनेसेस थे, मैंने जिसको स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करके मैंने एक्सेप्ट करके मैंने मूव ऑन किया है, इसलिए आज मैं इधर हूँ। नहीं तो मैं आज मेरे वीकनेस को ही पकड़ के बैठा होता तो मैं रिटर्न भी क्रैक नहीं करता, ना ही मैं SSB। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा नीतीश चौक कि जितने लड़के वीडियो देख रहे होंगे, आई नो तुम लोग के चेहरे पे एक स्माइल होगी। नीतीश चौक क्या है बता दो इन लोग को जरा सा। मतलब मेरा जो हॉस्टल का रूम था तो उसका नाम हमने नीतीश चौक रखा था, तो और वहाँ नाम लिखा है इनका बाय द वे, और उसमें रिकमेंडेशन हम जुड़ गया है। और अब जैसे उस रूम में जो आता है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, अच्छा ये राहुल भैया कमरा है ऐसा वाला, तो वो कमरा बहुत खास हो गया है मतलब। तो अच्छा है। खैर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं चाहूँगा कि MGS में आपका कैसा रहा, बाकियों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि MGS जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या ऑनेस्ट जो आपको लगे बता सकते हो? टू बी ऑनेस्ट मतलब सर के जो भी आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सर के जो भी टीचिंग्स है, जो भी ऑन द पॉइंट मतलब टू द पॉइंट टीचिंग, मतलब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, यही चीज़ पढ़ना है, यही चीज़ फॉलो करना है। सर को ज़रूर मैंने बहुत कुछ फॉलो किया था, इसीलिए तो आज मैं इधर हूँ। जो भी मेरे टीचर्स थे जैसे कि कामायनी मैम, मतलब इंग्लिश में मेरा कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैम ने जो भी टीचिंग बताया था, मैम का एक्सपीरियंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, उनका वर्ड्स कम गिरेंगे मैम के एक्सपीरियंस के बारे में। मैम को तो पूरा एक पेपर मालूम था कि किस टाइप का आने वाला है, तो मैम के टीचिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। बाकी के सारे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर आके आप एक बार ज़रूर आके गाइडेंस ले सकते हो आप MGS में।
अच्छा, अभी ये क्या है ना, ये लोग बहुत हमें कुछ खास लोग हैं जो कहते हैं कि ये लोग यहाँ पार्टीज बहुत होती है। अब आप बताओ, आप मुझे सोच के बताओ, कमेंट बताओ कि लड़का अपना रिकमेंड हुआ है, पार्टी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पार्टी जमाने तुम देखियो कैसी होती है, तो सही चीज़ें नहीं चाहिए सर? होना चाहिए सर, ज़रूर होना चाहिए। मतलब पढ़ाई के साथ पार्टीज भी होना चाहिए, तभी तो लाइफ है सर। देखो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बताओ कि सक्सेस अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल बन क्यों रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो? अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच राहुल जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग को जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एसएसबी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। राहुल अभी जब तक यहाँ है, जब तक इसका JL, ये लोग भाई बड़े लोग JL बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं बोलते, हम तो तुम लोग से सुने रिकमेंडेड JL, तो जब तक इनका JL नहीं आ रहा, जब तक जा नहीं रहे, ये कमेंट देखेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको राहुल के साथ मेरा ये इंटरव्यू? अच्छा लगा हो, सीखा हो कुछ, तो डू लेट अस नो ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।